नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, 5-6 महीने पहले की है, लेकिन उसका खुलासा बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल का है। हाल फिलहाल का मतलब कल ही का ही उसका खुलासा है। हुआ कुछ यूं कि कर्नाटक के बेंगलुरु में गुंजूर मोहल्ले में 22 अप्रैल 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि विक्टोरिया हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी, जिसकी उम्र 29 वर्ष है, उनका अचानक अस्पताल में उनका देहांत हो गया है। उनके पति भी विक्टोरिया हॉस्पिटल में उन्हीं के साथ काम करते थे, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी GS। वहाँ पर मृतका डॉक्टर की जो बहन थी, वो भी डॉक्टर नितिका एम रेड्डी, वो भी अस्पताल में मौजूद थी और इन दोनों के पिता भी अस्पताल में मौजूद थे। पुलिस को बुलाया गया, यानी पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस वहाँ पहुँची, डॉक्टरों की पूरी जमात वहाँ मौजूद थी और फिर डॉक्टर से पूछा गया आखिर क्या हुआ। अभी 10-11 महीने पहले की शादी थी इन लोगों की, तो सभी को ताज्जुब हो रहा था कि ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर ने सबको एक्सप्लेन करके, यानी मृतका डॉक्टर के पति डॉक्टर ने ये बताया कि कृतिका के पेट में 21 अप्रैल को दर्द हुआ, जिसके बाद डॉक्टर महेंद्र, यानी उनके पति ने, महेंद्र रेड्डी GS ने उनके पैर में कैनुला डालकर इंजेक्शन से कुछ दवाइयाँ दे दी। अगले दिन काम पर जाने से पहले महेंद्र ने कृतिका को उनके माता पिता के घर छोड़ दिया कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और अकेली ये रहेगी, कोई दिक्कत होगी तो इसलिए उसे माता पिता के घर छोड़ दिया। लेकिन ये काम भी उसने बहुत ही दिमाग लगाकर किया था। बहरहाल अगले दिन कृतिका ने पैर में दर्द की शिकायत की और महेंद्र से व्हाट्सएप पर पूछा कि कैनुला की वजह से शायद पैर में दर्द हो रहा है, क्या मैं कैनुला को हटा सकती हूँ। कैनुला वही जो जिसके थ्रू इंजेक्शन्स और ये सब दिए जाते हैं, जितनी मेरी समझ है। महेंद्र ने उसे मना कर दिया कि कैनुला को हटाना नहीं, क्योंकि उसे दवा की एक और खुराक देनी है, इसलिए कैनुला का बना रहना बहुत ज़रूरी है। लौट कर वो दर्द की एक खुराक और दे देगा और इससे दर्द ख़त्म हो जाएगा। उसी रात महेंद्र ने अपने काम से, यानी हॉस्पिटल से वापस आकर कृतिका को इंजेक्शन का एक और डोज दे दिया। इसके बाद कृतिका और बीमार पड़ गई। अब सोचिए, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन पत्नी की तबीयत धीरे धीरे खराब होती गई। उसे फौरन अस्पताल ले गए, उसी अस्पताल में जहां ये दोनों काम करते थे। और वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने डॉक्टर कृतिका को मृत घोषित कर दिया। ये सब 1-1.5 दिन के बीच में हुआ और शुरुआत में अटेंडिंग डॉक्टर्स, जिन्होंने उसका इलाज किया था बातचीत करके, उनके पति के दोस्तों और कृतिका के दोस्तों, सबको ये लगा कि अचानक हुई ये प्राकृतिक मृत्यु है। लेकिन कृतिका की बहन डॉक्टर निकिता एम रेड्डी को शक हुआ। दोनों बहनें, नेचुरल है, बहन भाई को, भाई बहन को, बहन बहन को और भाई भाई को जितना अच्छी तरह समझता है, शायद दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन निकिता को अपनी बहन के पति की बातचीत पर धीरे धीरे शक होना शुरू हुआ। जैसे जैसे वो अपने दोस्तों को, निकिता के दोस्तों को, अपने ससुर को और अपनी इस साली निकिता को सारी वजहें, सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता रहा था, उसको धीरे धीरे परसू करने पर निकिता को ऐसा लगा कि ये कुछ बातें छिपा रहा है और इसमें कुछ और बात है। खैर,
निकिता ने ये बात अपने पिताजी को बताई और वो सारे कारण बताए जो पिछले 4 घंटे से महेंद्र रेड्डी जी एस, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जी एस, इन्होंने एक एक करके कभी इस डॉक्टर को, कभी सीनियर को, कभी जूनियर को, कभी जो पुलिस वाले आए थे उनको, जो बातें वो एक स्वर में, एक लय में बता रहा था, उसमें क्या क्या भिन्नता उसने नोटिस की निकिता ने, ये उसने अपने पिता को बताया। पिता को भी लगा कि ये इसमें तो मामला कुछ और ही लगता है। बहरहाल मृतका के पिता ने अपने दामाद महेंद्र पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया और इस बाबत उन्होंने स्थानीय पुलिस को एक तहरीर भी दी, एक एप्लीकेशन भी दी। एप्लीकेशन जैसे ही मिली, पुलिस ने भी अपना काम शुरू किया। पुलिस ने जैसे उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में कृतिका की बहन निकिता ने विसरा प्रिजर्व करने की बात की कि इसका विसरा प्रिजर्व किया जाए। बहरहाल विसरा भी प्रिजर्व हुआ। उसके बाद पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र के घर से कैनुला का सेट, एक इंजेक्शन ट्यूब और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स तमाम बरामद किए। इसके अलावा डॉक्टर के घर से तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए और उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उसका जो लैपटॉप था, डेस्कटॉप था और तमाम और चीज़ें थीं, उसे जब्त किया गया और उसकी फॉरेंसिक जांच के आदेश किए गए। समय थोड़ा लगा, अप्रैल से लेके और अभी नवंबर तक, यानी कल तक यानी 5 नवंबर तक जो डिटेल में इन सब की एनालिसिस हुई, सारे इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स की, उसमें महेंद्र ने एक पेमेंट ऐप के ट्रांजैक्शन नोट्स वाले सेक्शन में, सारे पेमेंट ऐप जो ऐप हैं उसमें नीचे एक नोट का ऑप्शन होता है कि ये उधार चुकता कर दिया, ये फलां उसका है, फलां बिल से संबंधित है, एक नोट। जैसे आप कोई पेमेंट ऐप ले लीजिए, जैसे ये जितने भी पेमेंट के ऐप्स हैं, मनी ट्रांसफ़र के ऐप्स हैं, चाहे वो भीम ऐप हो, फ़ोन पे हो या जो भी ऐप हैं, इसमें जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है लिखने का कि ये किससे संबंधित है। वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है, उधार है, पंसारी का जो पैसा है महीने का वो देना है। और ये ट्रांजैक्शन अगर आपने ब्लिंकिट के लिए किया है तो वो जनरली लोग अपनी जानकारी के लिए इस तरह की सूचना उसमें रखते हैं। लेकिन डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से इसी तरह के पेमेंट ऐप के ट्रांजैक्शन नोट का इस्तेमाल करके 5 महिलाओं को मैसेज भेजे थे। हर मैसेज में ये लिखा कि तुम्हारी वजह से मैंने बीबी को मार डाला और तुम दूर जा रही हो, फ्लर्ट करने की तमाम सी बातें। ये इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था कि फिर इसके बाद और कोई चीज़ बचती नहीं थी। खैर, पुलिस ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ आना नहीं था क्योंकि शरीर पर चोटों का कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई चोट के निशान नहीं थे। डॉक्टर था प्रोफेशन से महेंद्र, उसने अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल करके उसकी हत्या की थी, लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी आना नहीं था। उसे भी पता था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या आ सकता है। वो तो बहन की रिक्वेस्ट पे जब विसरा प्रिजर्व कराया गया, विसरा के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, विसरा की डिटेल्ड एनालिसिस में वक्त लगता है और जब भी वो फॉरेंसिक लैब में जाता है तो उसको कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसीलिए कभी 3 महीना, कभी 4 महीना और कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में साल साल भर लग जाते हैं विसरा रिपोर्ट के आने में, और तब तक पुलिस की कार्रवाई रुकी रहती है। फिर जब उसकी विसरा की रिपोर्ट आ गई तो उसमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य आए। जैसे
कृतिका के शरीर के कई अंगों में प्रोपोफॉल मिला। 6 महीने के बाद ये एफएसएल से रिपोर्ट आ पाई और अभी आई 1 या 2 नवंबर को, जिसमें उसके कई अंगों में प्रोपोफॉल का अंश मिला। प्रोपोफॉल असल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया है, बेहोश करने की दवा। सामान्य रूप से इसका इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर में ही किया जाता है। किसी भी ऑपरेशन के पहले लोकल एनेस्थीसिया या इस तरह का प्रोपोफॉल का एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है, ताकि जब ऑपरेट किया जाए तो मरीज को कष्ट न हो, दर्द न हो, दर्द का एहसास न हो, उसे ये न पता लग पाए कि उसका कौन सा अंग इस समय काटा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है मेंटली स्टेबल रखने के लिए पेशेंट को, कि उसे कुछ भी पता न लगे। और यही होता है, जिस तरह का ऑपरेशन होता है उस तरह का या उतनी डोज में या उतनी मात्रा में एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में एक ऐसे ही 1-2 डॉक्टर्स की सेवाएं ली जाती हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। डॉक्टर्स को उन पर भरोसा होता है कि वो जितना डोज देंगे हमारे ऑपरेशन के लिए, हमारे ऑपरेशन थिएटर में, वो बिल्कुल सही होगा, मरीज का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया है जो सिर्फ ओटी में या ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही विसरा रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम के बाद, और इससे 8-10 दिन पहले बहुत ही डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पेमेंट ऐप के नोट्स सेक्शंस में जो लिखा गया था 5 लड़कियों को, लड़कियां ये प्रोफेशनल्स थी, इनमें से कुछ डॉक्टर भी थी, और उनमें से एक ऐसी थी जिसने पहले डॉक्टर महेंद्र को प्रपोज किया था, लेकिन महेंद्र ने उसका प्रपोजल टर्न डाउन कर दिया था। और उसके बाद अपनी पत्नी के मरने के बाद या उसको मारने के बाद उसे फिर से वो उसी तरह ल्योर करने की कोशिश कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता का ये डॉक्टर रहा होगा। बहरहाल पुलिस ने सारे एविडेंस इकट्ठा करके, कड़ी से कड़ी जोड़ के, और फिर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जीएस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने की कार्रवाई, आज भेजा गया हो या कल शाम को उसे भेज दिया गया। इस बीच में डॉक्टर रेड्डी के परिवार के बारे में भी, मृतका के परिवार यानी कृतिका और उसकी बहन दोनों ने कुछ डिटेल बातें बताईं। कृतिका की बहन, जिसका नाम मैंने आपको बताया, निकिता, इन दोनों ने भी उसके बारे में बताई। तो ये पता लगा कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जीएस का परिवार के बारे में ये पता लगा कि उनका भी आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने खुलासा किया कि रेड्डी के परिवार का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके जुड़वां भाई डॉक्टर नागेंद्र रेड्डी जीएस पर 2018 में कई धोखाधड़ी के आपराधिक मामले दर्ज थे। महेंद्र और उसके एक अन्य भाई राघव रेड्डी जीएस को 2023 में धमकी देने के एक मामले में को एक्यूज्ड बनाया गया था, दोनों भाइयों को। कृतिका के परिवार का ये भी दावा था, जब पुलिस के सामने बयान होने लगे, कि शादी के समय परिवार के इस बैकग्राउंड की बात उनसे छिपाई गई थी। आज की घटना देखिए, डॉक्टर्स को पूरी दुनिया में भगवान का दर्जा दिया गया है। जब भी कोई किसी परेशानी में किसी डॉक्टर के यहाँ जाता है तो वो ईश्वर के बाद सब कुछ उसी को सौंप देता है, और वो सोचता है कि अगर जान बचानी होगी या अगर जान बचेगी तो वो सिर्फ इसी डॉक्टर की वजह से, जिसके पास वो उसको ले आया है। और तभी लोग डॉक्टर को फरिश्ते की तरह देखते हैं जब वो किसी परेशानी में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे में अगर ये पता लगे कि डॉक्टर ने किसी की जान ले ली है, तो सबसे पहले तो ये सुनने में ही बहुत अटपटा लगेगा, क्योंकि ये बात सुनाई नहीं पड़ती। ये बात
कभी सुनी नहीं गई है, इसलिए वो अटपटा लगेगा। अच्छा, डॉक्टर्स का एक उनका जैसे एक उनकी पूरी ज़िंदगी जब वो पढ़ाई शुरू करते हैं तो चहारदीवारी से घिरी होती है, चहारदीवारी के भीतर होती है। ज़्यादा उसमें बाहर के लोगों को ताक झांक का कोई मौका नहीं मिलता है। देखिए, 4 साल का एमबीबीएस, 2 साल की इंटर्नशिप, एक आध साल और, जब तक उनकी या तो कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाए या फिर वो किसी डॉक्टर किसी सेंटर पर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करें या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करें, अगर उनके घर में कोई पहले से ही डॉक्टर है। तो इन 6-7 सालों में वही लड़के, वही लड़कियां, वही नर्सिंग स्टाफ ये एक साथ काम करते हैं। सभी को नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है दिन की। और आप सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, आपने देखा होगा कि नाइट शिफ्ट में डॉक्टरों के स्टे करने की जगह बहुत कंफर्टेबल नहीं होती। एक ही बिस्तर आपको वहाँ, कभी डबल बेड हमें नहीं मिला आज तक। डॉक्टर्स जहाँ स्टे करते हैं, एक ही बेड होगा, एक सोफ़ा पड़ा होगा, दो एक कुर्सियाँ होंगी। अगर दो डॉक्टर हैं नाइट की शिफ्ट में, तो वहीं एक या वहीं उलट पुलट जाएगा बेचारा, या फिर कहीं कुर्सी पर या सोफे पर लेट कर थोड़ा बहुत आराम कर लेगा। क्योंकि रात में कब कौन सी परेशानी आ जाए, कब उनको उठना पड़े, तो वो बेचारे बावर्दी दुरुस्त वही पैंट शर्ट एप्रन और स्टेथोस्कोप गले में लगाए हुए उसी तरह सो जाते हैं। तो आपस में सब मिलजुल कर काम करते हैं। महिला डॉक्टर्स, पुरुष डॉक्टर्स, यानी वो जो स्टूडेंट उस समय थे, नर्सिंग स्टाफ, ये सब मिलजुल के काम करते हैं। और ऐसे ही उनके मिलने जुलने की वजह से तमाम किस्से कहानियाँ निकलते रहते हैं। और जितने किस्से कहानियाँ संबंधों के सिलसिले में मेडिकल कॉलेज के चर्चा में रहते हैं, शायद ही किसी और कॉलेज में इतनी ज़्यादा चर्चाएं इस तरह की किसी और कॉलेज में मिलती है। तो कॉलेज में अगर ग्रेजुएशन करने गया है या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया है तो 3 साल रहेगा या 2 साल रहेगा। बहुत लंबा अगर कोई चलेगा तो पूरा का पूरा ग्रुप ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करे उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करे फिर वो डॉक्टरेट करे। लेकिन डॉक्टर्स को तो ये 5-7 साल रहना ही रहना है अपने कॉलेज के भीतर, और सबको साथ ही साथ रहना है। तो इस तरह के किस्से कहानियाँ मेडिकल कॉलेज से अक्सर निकलते रहते हैं, लेकिन उसका कंजम्पशन पब्लिक के लिए नहीं है। वहीं घूम फिर के वहीं चहारदीवारी के भीतर ही ये किस्से कहानियाँ निकलते हैं। और अगर ये बाहर पहुंच भी गए तो लोग इन कहानियों पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लोग ये कह के टाल देते हैं कि इनका बेचारों का काम ही दिन रात का है, और अगर दिन रात काम करेंगे तो इस तरह की अफवाह फैलाएंगे या इस तरह की अफवाहें इनके बारे में फैलती रहती हैं। और शायद यही वजह है कि एक डॉक्टर लड़का जब उसको शादी करनी होती है, परिवार जब शादी का दबाव बनाता है या खुद भी वो शादी करने का सब कुछ ख़त्म करने के बाद पढ़ाई लिखाई शादी करने की बात होती है, तो वो उसकी वरीयता डॉक्टर लड़की ही होती है। ऐसे ही डॉक्टर लड़कियों की वरीयता भी डॉक्टर लड़के ही होते हैं। दोनों सेम प्रोफेशन में रहते हैं, इसलिए और उन दोनों को पता रहता है कि इस प्रोफेशन में किस किस तरह की बातें होती हैं, कैसी अफवाहें चलती हैं, कैसी टीका टिप्पणियाँ होती हैं, उन दोनों को पता रहता है। इसलिए उनकी ज़िंदगी आसान रहती है। कभी एक दूसरे के बारे में कोई बात अगर सुनाई भी पड़ती है तो वो उसको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको बहुत लोड उस पर नहीं लेते हैं, और उनका जीवन चलता रहता है। आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से डॉक्टर दंपत्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है। बच्चे भी अपना अपने काम में रहते हैं। डॉक्टर दोनों ही अपना या तो प्राइवेट अपनी क्लिनिक खोल ली, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने लगे, या दोनों ही सरकारी अस्पतालों में काम करने लगे। दोनों को कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उनको प्रोफेशन की परेशानियां और इन सब चीज़ों का पता था। अच्छा, आज वाली अपराध की घटना में डॉक्टर रेड्डी की पत्नी भी डॉक्टर थी। मैंने बताया 29 वर्ष की थी, यानी बहुत कम उम्र में वो उसने एमबीबीएस करना शुरू किया होगा, और सारी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन दोनों की शादी हुई। तो शादी हुए भी सिर्फ 10-11 महीने हुए थे, लेकिन जब सब चीज़ें परत दर परत खुलनी शुरू हुई तब ये पता लगा कि डॉक्टर रेड्डी को, यानी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जीएस को मुंह मारने की आदत
पहले से ही थी। आशा है आप समझ गए होंगे। उसे मुंह मारने की आदत पहले से ही थी, इसीलिए उसके बरामद गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक जांच पड़ताल में बारीकी से करने पर ये पता लग गया कि 5 अलग अलग लड़कियों को पत्नी की मृत्यु के बाद उसने एक ही मैसेज किया कि तुम्हारी वजह से ही बीवी को मारा। पांचों अलग अलग लड़कियों को मैसेज एक ही कि तुम्हारी वजह से बीवी को मारा। और फिर उसके बाद वही फ्लर्ट करने वाली बातें कि तुम उसके बाद भी तुमने दूरी बना ली तो फलाना हो गया तो ठिकाना हो गया, तुम वैसी हो हम वैसे हैं, गलत समझा मुझको, इस तरह की बातें जो सामान्य रूप से की जाती हैं वो उस तरह की बातें करने लगा। और ये सारे मैसेज डॉक्टर कृतिका के मरने के महीने भर के भीतर ही किए गए थे। आप इससे उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके इंटेंशन को, उसकी आदत को, उसका अंदाज़ा आप अच्छे से लगा सकते हैं। अगर ये मैसेजेस और विसरा रिपोर्ट ना आई होती तो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जीएस ने अपना काम सफाई से कर लिया था। मुँह मारने की आदत की वजह से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टरी पेशे की अपनी जानकारी से, और पुलिस उस तक पहुंचती नहीं या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की होती अगर इतनी गंभीरता से उसकी जांच नहीं की जाती और वो आसानी से बच जाता। डॉक्टर वैसे तो भगवान का ही रूप होते हैं, इसमें कोई किसी को शंका नहीं है, न होनी चाहिए। पर जब कोई डॉक्टर किसी की जान लेने पर आमादा हो जाए बजाय जान बचाने के, जो उसका काम है, जो उसका पेशा है, जिसके बारे में लोग उसको, जिसकी वजह से लोग उसको जानते हैं कि इसका काम ही जान बचाना है, और जब ये पता लगे कि वो किसी की जान लेने पे आमादा है या उतारू है तो वो राक्षस से भी ज़्यादा विभत्स हो जाता है। और जब अपने प्रोफेशनल स्किल का इस्तेमाल किसी की हत्या करने के लिए करे तो आप ये खुद सोच लें कि उसकी विभत्सता कितनी ज़्यादा होगी। आशा है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।